नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है और मिनरल न्यूट्रिशन के हर एक छोटी छोटी टर्म को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को लेकर के। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं और उनका मतलब क्या होता है। पहले टर्म के बारे में देखते हैं, न्यूट्रिएंट। आखिर न्यूट्रिएंट होता क्या है, न्यूट्रिएंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। इसके अंदर लिखा हुआ है, द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड न्यूट्रिएंट। आपको पता है कि हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारी बॉडी भी आ सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, तो उनके अंदर न्यूट्रिशन मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, वो केमिकल सब्सटेंस न्यूट्रिएंट कहलाता है। हमें एनर्जी या फिर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? नॉर्मली हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन या फिर फैट्स, लिपिड या ये क्या होते हैं, हमारे लिए एक नरिशमेंट का काम करते हैं, हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए। तो ये हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ कि द केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस, वो चाहे ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर ग्लूकोज आ सकता है, ग्लाइकोजन आ सकता है, स्टार्च आ सकता है, सुक्रोज आ सकता है, फ्रक्टोज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या फिर प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें नरिशमेंट देने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को नरिशमेंट देने का काम करते हैं। या फिर प्लांट के लिए आप समझ लीजिए, प्लांट को नरिशमेंट देने का काम कौन करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स करते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं, सोइल के अंदर होते हैं। आपको पता है कि सोइल के अंदर से प्लांट अपनी रूट के द्वारा क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, साथ के साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जो उस प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर हेल्प करता है, लाइफ को कंप्लीट करने के अंदर हेल्प करता है, मतलब प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और हम लेते हैं। हम ऑर्गेनिक भी ले लेते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी हम क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट नॉर्मली क्या है डेफिनेशन उसकी, द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब्सटेंसेस जो नरिशमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट तो मैंने बता दिया, अब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, जिस प्रोसेस से हम वो न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहे हैं, अपने पास लेकर आ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेना कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस मिनरल आयन बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ किसके रिलेशन में बात हो रही है, इस डेफिनेशन के अंदर किसके, प्लांट के रिलेशन के अंदर बात हो रही है कि प्लांट जब मिनरल आयंस को जिस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है सोइल से, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसके अंदर भी ये हो गया, मैंने कहा कि प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लेता है और वो क्या करता है, ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, बट वो किससे बनाता है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेता है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ प्लांट के रिलेशन में बात हो रही है, तो प्लांट के रिलेशन में न्यूट्रिशन क्या होगा, इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, क्या काम करती है ये प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस, एब्जॉर्प्शन करती है आयंस का, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा जब जिस प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन किया जाए मिनरल न्यूट्रिशन का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट टर्म की, आखिर मिनरल होता क्या है। इस डेफिनेशन के अंदर एक टर्म आई है मिनरल। आखिर मिनरल क्या होते हैं, देखिए सोइल के अंदर क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। वो सोइल पार्टिकल्स आखिर होते क्या हैं, वो सोइल पार्टिकल होते हैं क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, थोड़े थोड़े बारीक बारीक दाने होते हैं। वो क्या होते हैं, वो
क्रिस्टल सॉलिड होते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मिलकर बने हुए होते हैं और उनको कहते हैं मिनरल्स। वो मिनरल्स किसकी वजह से बनते हैं, वो बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से। नेचुरली वो मिनरल बनते हैं, नेचुरली बनने वाली चीजें क्या होती हैं, मिनरल होती है। देखिए मिनरल के अंदर डेफिनेशन क्या है, दीज आर नेचुरली अकरिंग। मिनरल्स क्या होते हैं, हमेशा नेचुरली मिलती हैं हमें, कभी भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई हुई नहीं होगी। ये नेचुरली अकरिंग होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की सॉलिड फॉर्म होती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत सारे मिलकर के एक सॉलिड फॉर्म बना लेंगे, एक क्रिस्टल लाइक फॉर्म बना लेंगे। तो इसके अंदर है विद डिस्टिंक्टिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन मिनरल्स की अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। देखिए संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो किससे बने हुए होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। और उनके बनने की जो प्रोसेस होती है वो नेचुरली होती है, कोई भी ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड नहीं होती है। उसको, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, मिनरल का नाम देते हैं। ठीक है, अब दे आर यूजुअली सॉलिड, ये सॉलिड नेचर के होते हैं अभी मैंने बताया, एंड हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनकी क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मिनरल्स। मैंने कहा कि जो मिनरल्स के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिनरल की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, वो प्रेजेंट होते हैं जब मिनरल्स के अंदर, तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या था, जो किसी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करे, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और वो न्यूट्रिएंट अगर मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो उसके जब प्लांट के द्वारा उन मिनरल्स से वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खींचा जाता है, अपने अंदर लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन बोलेंगे। देखिए इस स्लाइड के ऊपर सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात और सबसे ध्यान रखने वाली बात एक छोटी सी यही है कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके अंदर, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर दो टर्म है, एक मिनरल और एक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ये प्रोसेस जिसके द्वारा क्या क्या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाए। अब न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलेंगे, सोइल के अंदर मिलेंगे प्लांट्स के लिए। सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सोइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सोइल पार्टिकल्स क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जिनको हम मिनरल्स का नाम दे रहे हैं। वहां से उन मिनरल से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना, दिस इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये है इस बोर्ड के अंदर जो समरी है, जो मैंने एक लाइन के अंदर आपको बताई है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट सोइल से एब्जॉर्ब करता है, वो न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं। उन न्यूट्रिएंट को दो टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि प्लांट को कौन से एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए और कौन से एलिमेंट कम अमाउंट के अंदर चाहिए। सारे एलिमेंट हैं इक्वल अमाउंट के अंदर तो ज़रूरत नहीं होते सभी को। क्या हमें सारे एलिमेंट, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इक्वल अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, नहीं। कोई एलिमेंट या फिर कोई न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जो हमें लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए होता है, कोई न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जो हमें थोड़ी अमाउंट के अंदर भी हम उसके अंदर गुजारा कर लेंगे। तो उसी बेस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट क्वांटिटी मिनरल न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और सेकंड को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, देखिए एलिमेंट्स लाइक, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो एलिमेंट हैं ये किसके अंदर आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट के टाइप के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये इनकी रिक्वायरमेंट कितने ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होती है प्लांट को। ये न्यूट्रिएंट क्या होंगे, लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, तो इन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ भी यही लिखा गया है कि
elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium and magnesium are required by plants in a large amount and are called macronutrients. इनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट के अंदर होती है, ये बहुत ही ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं. दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन कंसंट्रेशन इन एक्सेस ऑफ. यहाँ पे एक डिसाइड की गई है कि कितनी कंसंट्रेशन से यहाँ ज़्यादा जब कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखेंगे. सेल्स के अंदर, प्लांट टिश्यू के अंदर ये देखा गया है कि 10 माइक्रोमोल पर ग्राम जितनी अमाउंट अगर उससे ज़्यादा अगर प्रेजेंट होगी किसी भी एलिमेंट की, तो उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं. मतलब कि किसी भी प्लांट टिश्यू के अंदर अगर 10 माइक्रोमोल पर किलोग्राम से ज़्यादा अगर अमाउंट किसी भी एलिमेंट की पाएगी, तो उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रख देंगे. तो ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में. दोबारा बता देता हूँ, आपको याद रखना है सिर्फ इन एलिमेंट्स के बारे में कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं. ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये एलिमेंट किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं. सेकंड टाइप का देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या? जो एक अमाउंट के बराबर या फिर उससे कम पाए जाएं. वो अमाउंट कितनी है? 10 माइक्रोमोल पर किलोग्राम की अमाउंट से अगर कम लेवल के ऊपर अगर टिश्यू में पाए गए, प्लांट टिश्यू के अंदर पाए गए, तो उनको हम किस कैटेगरी में रख देंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रख देंगे. वो कौन कौन से हैं? मैंगनीज है, बोरोन है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, क्लोरीन एंड निकल. ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो एलिमेंट है, ये किस कैटेगरी में आएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आएंगे. दीज आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, हेंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट, या फिर इनको ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है. इनकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर होती है प्लांट के लिए, तो इन्हें किसके अंदर रखा गया? माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखा गया. तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की दो कैटेगरी बनती हैं. कौन कौन सी? मैक्रो एंड माइक्रो. इनके अंदर ये एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं. इन दोनों को ध्यान रखना आपको काफ़ी ज़रूरी है. अब हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप के अंदर डिवाइड किया गया, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, की उन एलिमेंट की प्लांट को कितने अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट है, उस बेस के ऊपर हमने दो पार्ट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया था. दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट. अब हम देखने वाले हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स को किस बेस के ऊपर, नेसेसिटी के बेस के ऊपर हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. नेसेसिटी का मतलब कि मिनरल न्यूट्रिएंट की, यानी कि एलिमेंट की आवश्यकता है या फिर नहीं है. मतलब कि उसकी प्रेजेंस के अंदर ही काम हो सकता है या फिर उसकी अब्सेंस के अंदर भी काम हो सकता है. तो उस नेसेसिटी के बेस के ऊपर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया. फर्स्ट एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट और दूसरा नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट. एसेंशियल का मतलब क्या है? विदाउट दीज एलिमेंट प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज. मतलब ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकता. मतलब ना तो उसकी वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट हो सकती है, ना ही उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट हो सकती है. ना तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना अपनी ग्रोथ कर सकता है. तो ये एलिमेंट किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? वो आएंगे एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर. तो मैं दोबारा बताता हूं कि ये वो एलिमेंट हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बिना प्लांट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज. अब दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है एसेंशियल एलिमेंट का? दीज शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट. मतलब कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लांट को डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. वो इनडायरेक्टली घूम फिर करके उसको न्यूट्रिशन नहीं देते, वो डायरेक्टली प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं और क्या करते हैं? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ये एसेंशियल एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक हैं जो बताती हैं कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा एलिमेंट नॉन एसेंशियल है. नॉर्मली प्लांट के अंदर, हर प्लांट के अंदर 17 एलिमेंट ऐसे हैं, 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो एसेंशियल नेचर रखते हैं अपना, कि उनके बिना प्लांट अपनी ग्रोथ को नहीं कर सकता. वो कौन कौन से हैं? 8 या 9 हैं. 9 एलिमेंट ऐसे हैं
जो कैसे हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, और उसके अलावा जो 8 एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि असेंशियल एलिमेंट हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वही डिवाइड हो जाते हैं किसके अंदर, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। मतलब उनके बिना काम चल ही नहीं सकता, और वो थोड़ी अमाउंट के अंदर भी हो सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट के अंदर भी हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और उसके अलावा आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, कॉपर, निकल एंड क्लोरीन। इसके अलावा भी, इन 17 एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ज़रूरत आते हैं प्लांट के अंदर, किसी किसी कैटेगरी के प्लांट के अंदर ज़रूरत आते हैं। कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, सोडियम है, कोबाल्ट है, वेनेडियम है एंड गैलियम है। ये एलिमेंट साथ में इनके जुड़ जाते हैं। तो नॉर्मली आपसे अगर कोई पूछे कि कितने एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, तो आप नाम लेंगे इन 17 का। तो आपसे अगर फिर दोबारा पूछे कि इनके अलावा भी कोई एसेंशियल एलिमेंट है, तो आप इन बाकी एलिमेंट का नाम ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट। नॉन एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के अपोजिट इनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। कौन कौन से, प्लांट कैन कंप्लीट, यहाँ पे क्या है, कैन नॉट कंप्लीट, मतलब इन एलिमेंट के बिना तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकता। और नॉन एसेंशियल कौन से, ये एलिमेंट ना हो तो भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, अपनी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्टेज को कंप्लीट कर लेगा। तो ये वो एलिमेंट हैं जिनकी अब्सेंस होगी तो भी प्लांट कंप्लीट कर लेगा अपनी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो इसके अंदर भी यही लिखा है कि प्लांट कैन कंप्लीट इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज विदाउट दीज एलिमेंट। बिना इन एलिमेंट्स के प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट कर लेगा, ज़्यादा कोई ज़रूरत इनकी है नहीं। दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, मतलब कि ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली तो ये इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर इनडायरेक्टली। कभी किस प्रोसेस के अंदर गए तो वो प्रोसेस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ये एलिमेंट, जिनको हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। अब हम सभी एलिमेंट के बारे में एक एक करके जानेंगे कि वो एलिमेंट किस तरह से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर अपटेक किया जाता है, और उसका काम करने का प्लांट के अंदर कौन सा रीज़न है, कहाँ वो काम करता है, वो काम करता है तो क्या काम करता है, अगर वो ना हो तो उसके अब्सेंस के अंदर क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे प्लांट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम एक एक एलिमेंट के बारे में देखेंगे। तो पहला एलिमेंट हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका रिक्वायरमेंट रीजन क्या है कि प्लांट के अंदर कहाँ काम करेगा और प्लांट के अंदर क्या काम करेगा, और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है, द चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज सोयल। सोयल के थ्रू ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। किस फॉर्म के अंदर किया जाता है, नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर किया जा सकता है, नाइट्राइट की फॉर्म के अंदर किया जा सकता है, या फिर अमोनियम साल्ट की फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है प्लांट के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज सोइल। सोइल के अंदर ही नाइट्रोजन पाया जाएगा। आइदर इन फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है, नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर पाया जाता है, NO3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर, नाइट्राइट की फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है, NO2 नेगेटिव फॉर्म के अंदर, या फिर अमोनियम साल्ट की फॉर्म के अंदर, जिसे हम NH4 पॉजिटिव बोलते हैं। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म के अंदर सोइल में नाइट्रोजन पाया जा सकता है, और उसी को प्लांट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। अब एक बार उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मतलब नाइट्रोजन अपटेक हो गया प्लांट के द्वारा। अब वो नाइट्रोजन कहाँ काम आएगा, वो कहाँ काम आएगा, वो देखिए रिक्वायरमेंट रीजन के अंदर नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। हर जगह नाइट्रोजन काम आएगा, हर सेल के अंदर, प्लांट की हर सेल के अंदर नाइट्रोजन काम आता है। पर्टिकुलरली काम आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ये वो टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। अब आप देखिए कि कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगी, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने के लिए उसे एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी, और नए DNA की ज़रूरत होगी। नया DNA मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा,
तो वहाँ पे भी क्या ज़रूरत होगी, नए डीएनए की ज़रूरत होगी, नए क्रोमोसोम की ज़रूरत होगी। तो प्रोटीन्स भी किससे बनते हैं, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, और न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, उनको बनाने के अंदर भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि पर्टिकुलरली इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है और सेल डिवीजन के लिए ही किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली नाइट्रोजन काम आएगा कहाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। हालांकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन देखते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए मैंने कहा कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का बहुत ही अहम रोल होता है, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनती है। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। नाइट्रोजनस बेस बोलने का कारण भी यही है कि उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी, प्रोटीन्स बनाने के अंदर भी क्या काम आता है, नाइट्रोजन काम आता है। विटामिन के अंदर भी काम आता है, और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो, अगर नहीं देखी तो हम बताएंगे बाद की वीडियो के अंदर, कि क्लोरोफिल के अंदर पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है, और उन पायरोल रिंग्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर वो नाइट्रोजन ना हो तो पायरोल रिंग्स नहीं होंगी, पायरोल रिंग्स नहीं होंगी तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का यूज क्लोरोफिल के लिए भी काम आता है। और इसके अलावा भी क्या क्या काम आ सकता है, नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन सम हॉर्मोन्स, कुछ एक हॉर्मोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम्स की फॉर्म के अंदर काम कर सकता है, और एटीपी को भी बनाने के अंदर नाइट्रोजन काम में आता है। तो देखिए कितनी जगह नाइट्रोजन काम आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि नाइट्रोजन रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह नाइट्रोजन की जरूरत है। कहाँ कहाँ दोबारा देख लेते हैं। प्रोटीन्स के लिए असेंशियल है, प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए असेंशियल है। प्रोटीन्स के लिए क्यों असेंशियल है, आपको पता है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने हैं, और अमीनो एसिड के अंदर NH2 ग्रुप होता है। बिना नाइट्रोजन के वो NH2 ग्रुप नहीं आ सकता, और बिना NH2 ग्रुप के अमीनो एसिड नहीं बन सकता, अमीनो एसिड के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फंक्शन क्या है कि प्रोटीन के लिए असेंशियल काम करता है, न्यूक्लिक एसिड बनाने का काम करता है, विटामिन बनाने के अंदर काम आता है, और अदर मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरोफिल के अंदर काम आता है। और अलग कैसे काम आता है, नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन सम हॉर्मोन्स, कोएंजाइम्स, या फिर एटीपी के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बहुत सारी जगह नाइट्रोजन काम में आता है। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो क्या सिम्टम्स हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे, आइए वो देखते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, मतलब प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट छोटा रह जाएगा। प्लांट की ग्रोथ क्यों रुकेगी, रुकने का कारण क्या है कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। सेल डिवीजन किसके अंदर होगा, उन सेल्स के अंदर, उन टिश्यू के अंदर जिनके अंदर सेल लगातार डिवाइड होती जा रही हैं, उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ सेल डिवीजन चलता रहता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो प्लांट की भी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसकी वजह से हम कह देंगे कि नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट का लॉस हो जाएगा, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बन पाएंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन काम में आता है उसमें। अभी मैंने बताया कि पायरोल रिंग्स होती हैं, वहां नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पायरोल रिंग्स नहीं बनेंगी, पायरोल रिंग्स नहीं होंगी तो क्लोरोफिल का पिगमेंट कंप्लीट नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस प्लांट की लीफ क्या हो जाएंगी, येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी, ग्रीन नहीं रहेंगी। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है, तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लोरोसिस बोलेंगे, और लीफ क्या होती चली जाएंगी, येलो कलर की होती चली जाएंगी। नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं, फ्लावरिंग रिड्यूस्ड। फ्लावर भी किस वजह से डेवलप होता है, डिवीजन की वजह से डेवलप होता है। फ्लावरिंग बड के अंदर क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फ्लावर बनता है। अब यहाँ डिवीजन ही नहीं होगा तो फ्लावर भी रिड्यूस हो जाएगा, फ्लावरिंग कंडीशन भी रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा डिक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट। मैंने आप सीधा बताया कि फंक्शन क्या है किसका, नाइट्रोजन का, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन बनाने के अंदर। तो अगर प्रोटीन नहीं बनेंगी तो डिक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट, सेल के अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम होती चली जाएगी। तो ये कंप्लीट है
हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन किस तरह से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, किस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उनका काम करने की जगह कौन सी है, वो मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन चलता रहता है। फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर या फिर अदर सेल के अंदर, वो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड बनाने का काम करेगा, विटामिन और जैसे कि क्लोरोफिल बनाने का काम करेगा। साथ के साथ नाइट्रोजन और भी काम करता है, हार्मोन्स बनाने के अंदर भी कहीं काम में आता है, को एंजाइम्स के रूप में भी काम आएंगे और एटीपी बनाने के अंदर भी काम आ सकते हैं। अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे प्लांट के अंदर। स्टंटेड ग्रोथ, मतलब प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। उसके साथ साथ क्लोरोसिस हो जाएगी, मतलब जो प्लांट के लीफ हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रीन कलर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा नाइट्रोजन की अब्सेंस के अंदर। फ्लावरिंग कंडीशन रिड्यूस होती चली जाएगी, मतलब प्लांट के अंदर फ्लावर डेवलप होने कम हो जाएंगे। साथ के साथ सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कंटेंट कम होती चली जाएगी। ये सब कुछ है एक नाइट्रोजन की वजह से जो प्लांट के अंदर होता है। सेकेंड एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे। फॉस्फोरस कहाँ पे मिलता है, किस फॉर्म के अंदर मिलेगा, कहाँ उसका काम करने का रीजन होगा, क्या काम करेगा और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होंगे। आइए देखते हैं कि फॉस्फोरस किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द सॉइल, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है फॉस्फोरस। कौन कौन सी फॉर्म के अंदर, एक इनऑर्गेनिक की फॉर्म के अंदर और एक ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब है कि फॉस्फोरस के साथ कार्बन भी जुड़ा हुआ होगा, और इनऑर्गेनिक का मतलब है कि उस फॉस्फोरस के साथ कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट जुड़े हुए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस सॉइल के अंदर प्रेजेंट तो होगा, बट वो दो फॉर्म के अंदर होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉर्म और दूसरा ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। प्लांट डू नॉट एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक फॉर्म, प्लांट ऑर्गेनिक फॉर्म को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। प्लांट उस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर पाएगा जो इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है। तो हम कहेंगे ये कि ऑर्गेनिक फॉस्फोरस बिल्कुल भी प्लांट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्लांट डू नॉट एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक फॉर्म, तो फॉस्फोरस की ऑर्गेनिक फॉर्म को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो उस ऑर्गेनिक फॉर्म का होगा क्या, ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, और प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। इसी तरह साइकिल चलती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के कन्वर्जन की, कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लांट एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर वो दोबारा से नीचे आ जाएगी जमीन के ऊपर वो ऑर्गेनिक फॉर्म, फिर उसको दोबारा से इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह साइकिल चलती रहती है कन्वर्जन के दौरान। तो क्या है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉस्फोरस के, आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर दी जाती हैं, एंड फॉस्फोरस इज मेड अवेलेबल टू प्लांट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया कि फॉस्फोरस ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, उस ऑर्गेनिक फॉस्फोरस की फॉर्म को क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, उन इनऑर्गेनिक फॉर्म को प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फॉस्फोरस को अवेलेबल बनाते हैं प्लांट के लिए इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। तो देखते हैं कि इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस सोइल के अंदर प्रेजेंट हो गए, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म भी कितने टाइप की हैं, कितने टाइप के देखते हैं कि इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज इन सोइल इज फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉस्फेट आयन भी दो तरह के हैं, कौन कौन से, H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। ये दो इनऑर्गेनिक फॉर्म हैं फॉस्फोरस की जो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा और HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ये दोनों फॉर्म एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी किसके द्वारा, प्लांट की रूट्स के द्वारा, कहाँ, सोइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये फॉर्म कब प्रेजेंट होगी सोइल के अंदर, ये फॉर्म कब प्रेजेंट होगी।
देखिए यहाँ से यहाँ तक चलते हुए एक चीज़ यहाँ मैंने समराइज की है कि फॉस्फोरस सोइल के अंदर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। वो दो फॉर्म के अंदर हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक के अंदर, एक ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। इनऑर्गेनिक को तो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, जो फॉर्म ऑर्गेनिक की है, फॉस्फोरस की ऑर्गेनिक फॉर्म है, उसको बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ दिया जाएगा इनऑर्गेनिक के अंदर। अब वो इनऑर्गेनिक दोबारा से क्या कर लिया जाएगा, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है फॉस्फोरस की, वो दो टाइप की हो सकती हैं, H2PO4 नेगेटिव और दूसरी है HPO4 2 नेगेटिव। ये दोनों फॉर्म कब कब प्रेजेंट होंगी सोइल के अंदर, कंडीशन है सोइल की कि कब कौन ये फॉर्म होगी, कब ये फॉर्म होगी। जब सोइल की पीएच लो होगी, जब सोइल की पीएच लो होगी तो फॉस्फेट आयन किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ध्यान देना कि सोइल की पीएच जब कम होगी, जब कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी, H2PO4 नेगेटिव। और जब इसके विपरीत पीएच क्या होगी, हाई होगी, तो फॉस्फेट आयन कौन सा प्रेजेंट होगा, HPO4 2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। ये अभी हम क्या देख रहे हैं कि सोइल के अंदर फॉस्फोरस किस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट रीजन क्या है प्लांट के अंदर, वो देखते हैं। फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड इन यंगर टिश्यूज। प्लांट के जो यंगर टिश्यू होते हैं, उन टिश्यू के अंदर फॉस्फोरस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू ओल्डर पार्ट। तो देखिए, फॉस्फोरस इज विड्रॉन फ्रॉम द ओल्डर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल। मतलब कि फॉस्फोरस क्या होगा, सोइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सोइल से एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी जो ओल्डर पार्ट होंगे प्लांट के, उनसे फॉस्फोरस निकल करके यंगर पार्ट के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, हाईली मेटाबॉलिक सेल्स होती हैं, उनके अंदर फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होती हैं यंगर टिश्यूज़। तो ओल्ड टिश्यू से निकल करके जो फॉस्फोरस होता है यंगर टिश्यू के अंदर चला जाता है। तो हम इस एलिमेंट को एक मोबाइल एलिमेंट की फॉर्म के अंदर भी जान सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट रीजन क्या है इनका, यंगर टिश्यूज के अंदर ज़्यादा फॉस्फोरस का यूज होता है, इसी वजह से फॉस्फोरस विड्रॉ कर लिया जाता है मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल या फिर ओल्डर सेल से। वो फॉस्फोरस को वहां से निकाल करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यंगर टिश्यूज के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखते हैं फंक्शन की फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है, यंगर टिश्यूज के अंदर किस काम आता है फॉस्फोरस। देखिए, इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। लेकिन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर किस तरह से, फॉस्फोरिक एसिड जो काम आता है, फॉस्फोरिक एसिड कहाँ, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर काम आता है। बिना फॉस्फोरस के न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। और मैनी कोएंजाइम्स भी किसका यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी है, वो किसका यूज़ करती है, फॉस्फोरस का यूज़ करती है अपने फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस हेल्प इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट की हाइड्रोलाइसिस के लिए भी फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वेरियस ऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड, कई फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। ये मेटाबॉलिज्म के अंदर, रिएक्शंस के अंदर फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट को बताया है यहाँ पे। तो फॉस्फोरस की मैंने अभी बताया कि फॉस्फोरस की ज़रूरत किस रीजन के अंदर होती है और क्या क्या फंक्शन होता है उस रीजन के अंदर। और अलग से फंक्शन, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। सारी जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है, मतलब किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फोरस का एडिशन करवाना होता है, जैसे ग्लूकोज टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब वो ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट कहाँ से आया, वो इस फॉस्फोरस से आया, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस से आया, जिसे हम फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहते हैं। और उसके अंदर एंजाइम हेल्प आता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं कि अगर फॉस्फोरस अब्सेंट होता है किसी भी सेल के अंदर, तो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स निकल करके आते हैं। देखते हैं, लॉस ऑफ ओल्डर लीव्स। ओल्डर लीव्स का मतलब हमने अभी बताया कि ओल्डर पार्ट या फिर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव पार्ट, जैसे कि ओल्डर लीव हो गई, ओल्डर स्टेम हो गई, तो अगर उनसे फॉस्फोरस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओल्डर पार्ट का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लॉस ऑफ ओल्डर लीव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुअर ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर स्टंटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं बन रहे, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन रहे, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन रहे। देखिए, मैंने नाइट्रोजन में भी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है और फॉस्फोरस की भी रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अंदर आता है
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स काम में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुअर ग्रोथ होगी क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, डल ग्रीन कलर बन जाएगा ओल्डर लीव्स के अंदर क्योंकि वहां से फॉस्फोरस निकलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं, स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हैं उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मतलब फॉस्फोरस जब अगर सेल के अंदर नहीं होगा तो क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ आज इस वीडियो के अंदर 2 एलिमेंट के बारे में सब कुछ डिस्कस किया कि उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा, किस फॉर्म के अंदर होगा, उसका काम करने का प्लांट के अंदर रीजन कौन सा होगा, उसका काम क्या होगा और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे। 2 एलिमेंट्स के बारे में आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, उनका नाम है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एलिमेंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के एलिमेंट्स को देखेंगे। ये सारे एलिमेंट्स 2 या फिर 2 से ज़्यादा वीडियो के अंदर भी कवर किए जा सकते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, बने रहिए अगली वीडियो के लिए भी। तो इसके आगे के एलिमेंट हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।